क्या पढ़ना चाहते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में? क्यों मोहित, सचिन? अच्छा तुम लोग कुछ पढ़े हो कि नहीं अभी? तुमको तो पीडीएफ और वीडियो लेक्चर सभी चीजें मिल रही है, उसके बाद भी तुम लोग पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, है ना? आप लोगों के जो मैं यूईपी का भी वीडियो लेक्चर डालता हूँ तो उसमें भी काफ़ी कम व्यू होते हैं, 10-12 व्यू होते हैं, जबकि आपकी स्ट्रेंथ है 60-55 प्लस है। पता नहीं क्या करते रहते हो, कहाँ बिजी रहते हो? जॉब अप करने लगे हो क्या सभी लोग? क्यों? नो सर। फिर सर क्लास क्यों वेल्डिंग नहीं? पढ़े थे। रिकॉर्डेड वीडियो जो डाले गए हैं एक समय के बाद डिलीट कर दूंगा मैं सारे। तुम सोच रहे होगे ना कि हम बाद में देख लेंगे, अभी आपको डेली बेसिस पे कंटिन्यू देखते हुए चलना है ना? ये नहीं है कि बस डला है कभी भी देख लेंगे, ये नहीं चलेगा। और जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है तो उसको डेली बेसिस पे देखें। ठीक है, तो चलो आज की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ आज एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें। तो क्या क्या हो गया, तो कोई बताएगा कॉस्टिंग में? क्यों? सर अच्छा, हाउस सभी हाउस वायरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, चलिए। जिसको भी वहां से कोई क्वेरी होगी तो वो मुझसे पूछ सकता है ना? ठीक है, चलिए। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप इसको ध्यान से देखेंगे। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? सभी देख यस पा रहे सर। हैं? यस तो सर जैसा दिख कि रही। वायरिंग के बारे में पढ़ ही लिया होगा और ठीक है, तो सभी ने पढ़ा है ना वायरिंग? तो जो हम अपने घरों में डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं, जो घरों में आपके वायरिंग होती है, जिसको हम जनरली फिटिंग भी बोलते हैं। आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है आवाज। हाँ, ठीक है। यस तो सर आ रही है। हम आज की क्लास में वायरिंग के बारे में, हाउस वायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने आई थिंक हाउस वायरिंग के बारे में देख लिया होगा, ठीक है? तो क्या होती है हाउस वायरिंग, कोई बताएगा? पढ़ा है कि नहीं कुछ? कोई कुछ बताना चाहेगा? तो डोमेस्टिक वायरिंग जो हम घरों में जो फिटिंग करते हैं, ठीक है? जो घरों में हम वायरिंग करते हैं विभिन्न प्रकार के लोड से जोड़ने के लिए, हम विभिन्न प्रकार से कनेक्शन करते हैं, तो उसी को ही वायरिंग कहा गया है, ठीक है? जी सर। और जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, डोमेस्टिक वायरिंग विभिन्न प्रकार की वायरिंग होती है, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा क्लीट वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, ठीक है? तो कंड्यूट वायरिंग दो प्रकार की होती है, जैसे पीवीसी कंड्यूट और आयरन कंड्यूट। फिर एक कंसील्ड वायरिंग भी होती है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, और एक सरफेस वायरिंग होती है, ठीक है? तो सरफेस वायरिंग जो जनरली आपको जो सरफेस पे दिखाई देती है, वॉल पे दिखाई देती है वायरिंग, तो उसको हम सरफेस कंड्यूट वायरिंग के नाम से जानते हैं। सरफेस कंड्यूट वायरिंग भी दो प्रकार से आप बोल सकते हैं, एक तो पीवीसी सरफेस कंड्यूट वायरिंग या फिर आयरन सरफेस कंड्यूट वायरिंग,
ठीक है। फिर दूसरी प्रकार की होती है वो कंसील्ड वायरिंग होती है, जो आपको सरफेस में दिखाई नहीं देती है, जो अंडरग्राउंड वॉल पे अंदर से जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है घर का तो उसी समय जो कर दिया जाता है, तो उसको हम कंसील्ड वायरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? यस ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की वायरिंग होती है। अब इसमें जो भी हम वायरिंग करते हैं, जैसे तीन जो हमारी वायरिंग होती है, क्लीट वायरिंग, बैटन वायरिंग, कैसिंग कैपिंग वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग। तो जो ये वायरिंग्स होती हैं, इनको करने के लिए कुछ इसके रूल्स होते हैं, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ने रूल्स को डिसाइड किया है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी 1963 के तहत कुछ रूल्स बनाया है, जिसके अनुसार हमें वायरिंग करना होता है। जैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने IES रूल्स ने इंडियन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो है उसने 1969 के अनुसार बनाया था कि जैसे हमें जहाँ पर वायरिंग करना है, मान लीजिए, ठीक है, कहीं पर मान लीजिए वायरिंग करना है, ये क्वेश्चन है, ये आप स्क्रीन पर ना देखें, मेरी चीज़ों को सुने, इस क्वेश्चन को बाद में अपन सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पर हमें वायरिंग करना होता है, तो जिस सर्किट से करंट आ रहा होता है, जिस सर्किट से करंट फ्लो हो रहा होता है, वहाँ पर आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि वहाँ पर फ्यूज और मेन स्विच लगाना बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इंडियन स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया है कि 1968-69 में ये रूल्स बनाया गया था। तो इसके तहत हमको ये कंफर्म करना कि जहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, जिस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, वहाँ पर फ्यूज लगाना है और मेन बोर्ड लगाना है, मेन स्विच लगाना है। फिर जो घरों की अर्थिंग, न्यूट्रल वायर मेन स्विच के नीचे जो हमारे घर की अर्थिंग होती है ना, उसको भी प्रॉपर तरीके से हमें मेन स्विच के साथ में कनेक्ट करना होता है। जो मेन स्विच होता है, मेन बोर्ड होता है, जो आयरन का बोर्ड होता है, उसको अर्थ करना होता है। तो प्रॉपर तरीके से जो हमारे लोड होते हैं, जहाँ पर हमारे 3 पिन सॉकेट होता है, जो उसका एक 3 पिन में एक सॉकेट होता है, ऊपर आपको दिखाई देता है, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से अर्थ करना होता है। ठीक है, मतलब कहना चाहिए जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है उसको प्रॉपर वे में हमें क्या करना होता है, प्रॉपर वे में अर्थ करना होता है। ठीक है, ताकि मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ में जो हमारी डिवाइस है उसकी सुरक्षा के साथ साथ जो ह्यूमन की भी सेफ्टी की जा सके। ठीक है, और इसी में एक रूल्स ये भी बनाया गया है कि जो घरों में जो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, कंडक्टर या वायर इस्तेमाल करते हैं, वो करंट कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उसमें वायर का डिसाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है एक्चुअल में कितना, उस साइज का कंडक्टर कितने एम्पियर तक के करंट को कैरी कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग साइज के कंडक्टर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अलग अलग साइज के कंडक्टर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे आप देखा होगा, आप कंडक्टर किस नाम से मांगोगे, घरों में वायरिंग करना किस नाम से आप कंडक्टर मांगोगे, तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए एल्यूमिनियम कंडक्टर ले रहे हो या कॉपर का कंडक्टर ले रहे हो, फिर उनके साइज पता होना चाहिए कि 1.5 mm स्क्वायर या फिर 2.5 mm स्क्वायर या 4 mm स्क्वायर या 6 mm स्क्वायर या 10 mm स्क्वायर। तो ये जो साइज आप लोगे, तो साइज किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो, ये उसमें फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करता है। जो हमारे कंडक्टर का साइज है उसमें फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना अधिक करंट उस सर्किट से फ्लो करना है, उतना ही मोटा या ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया का आपको कंडक्टर इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो यदि हम एरिया वाइज इसका देखें, एरिया यदि देखें तो इसको जो हम लेते हैं तो 1.5 mm स्क्वायर, 2.5 mm स्क्वायर, 4 mm स्क्वायर, 6 mm स्क्वायर, 10 mm स्क्वायर, 16 mm स्क्वायर, 25 mm स्क्वायर, 35 mm स्क्वायर। तो ये मैं एक स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ ना, यही रेंज के आते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जो वैल्यू को बीच में छोड़ा तो उसको भी आप ऐड कर दो। तो इस प्रकार के एरिया वाइज इनका साइज होता है। लेकिन इनका डायमीटर वाइज यदि इनका साइज देखें तो इसका जो साइज होता है ये 1/1.40 mm या 1/1.80 mm या फिर 1/2.24 mm। तो इस तरह के अलग अलग साइजेस होते हैं। इसका मतलब ये है 1/1.4 mm का मतलब, इसका मतलब ये है कि एक कोर, सिंगल कोर है जो हमारा कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो केबल है वो सिंगल कोर केबल है और उसका जो डायमीटर है 1.40 mm है। ठीक है, क्लियर सभी को? जैसे जनरली साइज लिखा है कि 1.40
मतलब 1/1.40, इसका मतलब ये है कि जो कोर आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो कोर लगा हुआ है वो सिंगल कोर केबल है, और जो प्रत्येक कोर का जो उसका साइज है, उसका डायमीटर है, वो 1.40 mm का होता है। ठीक है, तो अलग अलग करंट के लिए यदि मैं 10 एम्पियर तक की करंट, देखो सबसे छोटा साइज जो एल्यूमिनियम कंडक्टर सबसे छोटा साइज की बात करें तो ये 10 एम्पियर के लिए बताया गया है। 10 एम्पियर तक की किसी सर्किट में होती है तो आप ये वहां पर 1.5 mm स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर सभी को? यदि नहीं नहीं नहीं, वो दवाई कहीं पर यस 2 सर। पॉइंट मतलब कहीं पर 15 एम्पियर तक करंट फ्लो हो रहा है, अब आपका 10.1 10.5 11 12 13 14 15 करंट यदि फ्लो हो रहा है तो उसके लिए आप फिर वहां पर आप 1.5 mm स्क्वायर या उसी को बोलते हैं 1/1.40 mm का कंडक्टर आप वहां इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उससे बड़ी रेंज का लेना होगा, अब उससे बड़ी उससे बड़ी जो रेंज होती है वो होती है 2.5 mm स्क्वायर या फिर 1/1.80 mm। ठीक है, ये mm में है जो डायमीटर बता रहा हूं मैं, और जो एरिया वाइज बता रहे हैं ये 2.5 mm स्क्वायर में है। ठीक है, ये एरिया बता रहा है कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये 15 एम्पियर तक के करंट में आप इस प्रकार के कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यदि 20 एम्पियर करंट कहीं पर फ्लो रहे तो कौन सा कंडक्टर यूज करोगे? तो वहां पर जब 20 एम्पियर करंट जहां पर फ्लो रहे तो वहां पर 4 mm स्क्वायर के कंडक्टर का इस्तेमाल करोगे, या फिर उसका डायमीटर वाइज इसका साइज देखा जाए तो 1/2.24 mm। ठीक है, तो ये 20 एम्पियर तक के करंट को कैरी कर सकता है इस डायमीटर का कंडक्टर। तो इस प्रकार से बहुत सारी रेंजेस हैं। ठीक है, बहुत सारी 70 मतलब 70 एम्पियर, 200 एम्पियर, 400 एम्पियर, तो बहुत सारे अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग कंडक्टर अवेलेबल होते हैं। जो ओवर में भी कंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इन्हीं रेंज से यहीं से देखा जाता है कि कितने एम्पियर तक के करंट को कैरी कर सकता है हमारा कंडक्टर, उसके अकॉर्डिंग हम कंडक्टर्स का चयन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाउस वायरिंग करते समय, आपको हाउस वायरिंग हो, पावर वायरिंग हो या इंडस्ट्रियल वायरिंग हो, आपको कंडक्टर के साइज का ज्ञान होना चाहिए, आपको उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसमें प्रॉपर वे में आप प्रॉपर कंडक्टर का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी सर्किट में किसी भी करंट के लिए कोई भी कंडक्टर इस्तेमाल कर दें तो वो वायरिंग प्रॉपर नहीं होगी, वो वायरिंग जल जाएगी, वो वायरिंग टेम्परेरी होगी, कभी भी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जो वहां से जितना भी वहां रखा हुआ सामान से रिलेटेड या जो भी वहां पर उपस्थित लोग हैं सभी के लिए वो हार्मफुल होगी। ठीक है, तो एक प्रॉपर साइज का कंडक्टर इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक होता है ताकि वो हमारा कंडक्टर हीट ना हो, हीट होकर आग ना लगे या ऐसी कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन ना आए, कोई भी असामान्य स्थिति ना हो। तो इसके लिए हमको प्रॉपर वे में कंडक्टर्स का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको तो शायद इसकी लिस्ट दिए होंगे, इसका वो प्रोवाइड किए होंगे। चलिए एनीवे, तो देखो आज की क्लास में आपको जैसा कि टॉपिक दिखाई दे रहा है, आपको एक कमरा है। ठीक है, अच्छा आपको वायरिंग आती है, करते ही नहीं आती, मतलब आपने एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कर पाते हो या नहीं कर पाते, पहले ये बताओ मुझे, तो मैं उस तरीके से बताऊंगा। यदि कर पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा उसको स्पीड्स के साथ में बताऊंगा। पहले आप मुझे एक बार सभी लोग बता दो कि आपको चीजें समझ में आती हैं या नहीं आती, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं आता है तो फिर मैं उसको थोड़ा सा धीरे से समझाने की कोशिश करूंगा, है ना? आप लोग तो इससे फैमिलियर हो गए हो। कोई सिंगल स्टूडेंट, कोई भी सिंगल स्टूडेंट पढ़ लिया ना सभी ने? यस सर। ठीक है, तो इसको हटाएं। यस सर। यस सर, हटा। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करोगे? फिर मुझे उसकी पीडीएफ अभी क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अच्छा, कोटेशन एंड टेंडर क्या होता है पता किसी को? हाँ, तो सर नहीं पता। नहीं पता? क्यों नहीं पता भाई?
चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फिर इसके बाद में मैं कोटेशन टेंडर और जो भी हमारे विभिन्न प्रकार के चार्जेस होते हैं, विभिन्न प्रकार के लेबर चार्ज, कंटिजेंसी चार्ज और ये विभिन्न प्रकार के चार्ज अप्लाई होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर 6 × 6 मतलब 6x6 का कमरा है, ठीक है, जिसमें कैसिंग कैपिंग वायरिंग करना है। कमरे में एक फैन लगा है, 2 लैंप लगे हैं तथा 2 सॉकेट लगाया जाना है। इस वायरिंग का एस्टीमेट तैयार कीजिए और इसकी कॉस्ट निकालिए, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह क्वेश्चन होते हैं, वो एक क्वेश्चन आपको 9 मार्क्स का आना ही आना, एक क्वेश्चन कम से कम, कई बार 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आपके 9 मार्क्स सेव करना है, ठीक है। तो जैसे सिंगल कमरा यहाँ पर लिए है, वहाँ पर पूरा एक मकान ले सकता है, 2 कमरे, एक हॉल, बेडरूम, किचन, सारी चीजों को ले सकता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ एक मैं सिंपल न्यूमेरिकल लिया हूँ, यहाँ पर देखो एजम्पशन, इसके अलग अलग पॉइंट्स आपको लिखना है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स लिखना। फर्स्ट पॉइंट्स में आपको एजम्पशन मानना है। इसमें कई बार बोल देता है क्वेश्चन में कि आप एजम्पशन अपने पूर्वानुमान मान लिया जाए, एक स्टैंडर्ड जो एजम्पशन होता है उसको मान लिया जाए, क्वेश्चन में लिखा भी रहता है, क्योंकि ये वैल्यू को दे के नहीं रखता है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। कई बार कमरे की हाइट दी रहती है, यदि नहीं दी है तो आप उसको एक स्टैंडर्ड साइज 3.5 मीटर मान के चलें, ठीक है। फिर इसके बाद में हाइट ऑफ वायरिंग, जो वायरिंग की हाइट होती है फ्रॉम ग्राउंड लेवल, हाइट ऑफ वायरिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल, तो ये होती है 3 मीटर। ये एक्चुअल में बात की जाए कि हाइट ऑफ वायरिंग, तो एक्चुअल में क्या होता है कि सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे होती है, ठीक है। जब आप घर में वायरिंग करोगे, एक प्रॉपर वायरिंग के लिए आपकी जो सीलिंग की हाइट है उससे 0.5 मीटर नीचे हॉरिजॉन्टल रन करोगे, ठीक है। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में अब देखो ये था 3.5 मीटर का हमारी छत ही है, छत की हाइट ही 3.5 मीटर है। तो इस कंडीशन में हम 0.5 नीचे वायरिंग को रन करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3 मीटर आ जाएगा फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ठीक है। हाइट ऑफ वायरिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल 3 मीटर, यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ से देखोगे आप हाइट ऑफ फैन, ठीक है। तो फैन का हाइट कितना होना चाहिए ग्राउंड लेवल से? 2.7 मीटर, ठीक है। तो 2.7 मीटर से 2.75 मीटर आपको यहाँ से फैन की हाइट ग्राउंड लेवल से होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में हाइट ऑफ लैंप, हाइट ऑफ लैंप जो है, लैंप की जो हाइट है वो 2.5 मीटर पे होना चाहिए। हाइट ऑफ मेन बोर्ड 1.5 मीटर पे होना चाहिए, जो आपका होता है, ठीक है। फिर हाइट ऑफ स्विच बोर्ड 1.3 मीटर, या कई जगह आपको 1.25 मीटर भी आपको मिल जाएगा, तो आप कोई भी वैल्यू को यहाँ पर ले सकते हैं, 1.25 मीटर या 1.3 मीटर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इतना एजम्पशन आपको याद होना चाहिए, और ये तो लिखना ही है हर क्वेश्चन में। कोई भी डोमेस्टिक वायरिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, डोमेस्टिक वायरिंग का, हाउस वायरिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इतने एजम्पशन मान के चलना है और लिखना है। हाइट ऑफ रूम यदि दिया है तो ठीक है, आप उस हाइट को भी, या नहीं दिया तो आपको इसमें भी मानना है। कई बार हाइट यहाँ दी रहती है, इसके क्वेश्चन में नहीं दी, मतलब मान लिया है, ठीक है। क्लियर सभी को? टॉपिक है इसका, ठीक है। आप रूम का लेआउट बनाना है, जो भी आपको एजम्पशन दिया, जैसे यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में ही दिया रहता है, रूम बना रहता है, घर बना रहता है, उसकी वायरिंग करना होता है, नहीं दिया है तो हमने यहाँ पर बना लिया लेआउट ऑफ रूम। दिया भी है तो भी आपको लेआउट ऑफ रूम लिखकर उसको लेआउट बनाना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया उसी लेआउट को चुपचाप कॉपी कर दो यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है लेआउट ऑफ वायरिंग। वायरिंग का लेआउट बनाना या ड्रॉ द प्लान ऑफ वायरिंग। यहाँ से हम वायरिंग को बताता देते वायरिंग प्लान यहाँ पर बनाएंगे। बेटा जिसके यहाँ से आवाज आ रही कृपया म्यूट कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने प्लान बना लिया, ये हमारा ये घर था 6 मीटर बाई 6 मीटर 6 बाई 6 तक का था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई 6 थी दोनों। तो यहाँ से हमने वायरिंग डायग्राम बनाया। अब इसमें हमको देखना है कि कितने लैंप बोला है लगाने के लिए, 2 लैंप, तो हमने 2 लैंप दोनों वॉल पे लगा दिया है। फिर कितने फैन बोला है, तो 1 लैंप फैन लगा दिया है, सेंटर में लगाना है, ठीक है। ध्यान रखना इन चीजों का, सेंटर में लगाना है ताकि प्रॉपर तरीके से इल्यूमिनेशन तो पढ़ ही लिया है, ताकि प्रॉपर तरीके से इल्यूमिनेशन आपके कमरे के सभी दीवारों पे, सभी जगह पे आसानी से पहुंच सके। ऐसा नहीं कि एक लैंप यहाँ लगा दिया, दूसरा लैंप भी इसी दीवार पे लगा दिया, ठीक है, इसी वॉल पे लगा दिया, या एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, तो ऐसे में प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं होगा। आप इनको आमने सामने की वॉल पे लगाएं, ठीक है।
तो ये लगा दिया गया है और यहाँ पर बीच में फैन लगा दिया गया है ताकि प्रॉपर तरीके से पूरे कमरे में एयर है वो सर्कुलेट हो सके। यहाँ पर हमने मेन बोर्ड घर के एंट्री में जहाँ पर हमारा जनरली एंट्रेंस होता है वहाँ पर हम मेन बोर्ड लगा देते हैं और स्विच बोर्ड हम जनरली अपने सुविधा अनुसार कमरे में कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने स्विच बोर्ड यहाँ पर लगा दिया हूँ जहाँ पर फैन है उसके नीचे फैन ऊपर लगा रहता है वॉल में, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि 3D स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से आपको दिखाने के लिए, बाकी उसकी यहाँ पर नीड नहीं है इसलिए यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। तो ये फैन जो लैंप है लैंप ऊपर होगा और ये जो है हमारा स्विच बोर्ड ये हमको पता है कि 1.25 मीटर की डिस्टेंस में होता है फ्रॉम ग्राउंड लेवल या 1.3 मीटर की डिस्टेंस में होता है, तो ये नीचे आएगा और जस्ट इसके स्विच बोर्ड के ऊपर आपका लैंप लगा होगा। ठीक है, फिर फैन हमने लगा दिया है यहाँ पर दूसरे दीवार वॉल पे लैंप लगा दिया है। तो इतना ये वायरिंग डायग्राम है। देखो मैंने ये वायरिंग यहाँ से कंडक्टर आ रहा है, ये जो डैश लाइन से कंडक्टर आ रहा है ये कंडक्टर आ रहा है और ये यहाँ पर चला गया इस वॉल पे, इस वॉल तक बनाना, ये लैंप तक नहीं वॉल पे। एक्चुअल में लैंप वॉल में लगा है, ध्यान देना है आपको, वॉल में ही जाएगा पहले कंडक्टर तभी उसके बाद लैंप में जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से लाए और यहाँ तक लैंप में जोड़ दिए खत्म, ऐसा नहीं होता है। लैंप में जाने से पहले वॉल में जाएगा कंडक्टर, दीवार पे जाएगा, फिर दीवार से होते हुए वर्टिकल रन करेगा और लैंप में कंडक्टर जाएगा, कंड्यूट पाइप जाएगा या कैसिंग कैपिंग आपका जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए दोनों दीवारों में लैंप ने फैन रहता है क्या? क्या सर ये दोनों दीवारों के बीच में फैन रहता है क्या? हाँ जी, दोनों नहीं चारों दीवारों के बीच में से जाएगा ना। हाँ सेलिंग पे ना। हाँ सीलिंग फैन है, आपका सीलिंग फैन लगा हुआ है जो आपके घर में फैन होता है, चारों दीवारों के बीच में है। यहाँ से भी 6 मीटर की दूरी है, यहाँ से भी 6 मीटर की दूरी है, यहाँ से भी मतलब सॉरी 3 मीटर, 3 मीटर यहाँ से, 3 मीटर यहाँ से, 3 मीटर से और 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक की, मतलब सभी फैन की जो दीवार से सभी साइड 3 मीटर है। इस तरह से 6 मीटर का आपका फैन वो कमरा हो गया। ठीक है, आप बोलेंगे सर पंखुड़ी की भी 6 रहेगी, तो ऐसा नहीं है, हम सेंटर से लेके चलते। हाँ जी, तो ऐसा कोई लेना। चलिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लोड कैलकुलेशन। तो हमने 3 पॉइंट वहां पर देख लिया, क्या क्या देख लिया था? एक देख लिया था एजम्पशन, लेआउट ऑफ रूम, फिर लेआउट ऑफ वायरिंग। सभी क्वेश्चन में इन सारी चीजों को, इन टर्म्स को फॉलो करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे लोड कैलकुलेशन। तो लोड कैलकुलेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हमको करंट की वैल्यू पता चल जाए। करंट की जब वैल्यू पता चल जाएगी तो हम उसको आसानी से कंडक्टर का साइज निकाल पाएंगे। ठीक है, और हमारा सर्किट में कितने सब सर्किट से जोड़ना है उसका पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा पता है किसी सब सर्किट और सर्किट में क्या अंतर है? क्या सब सर्किट किसे बोलेंगे? नो सर। क्या होता है? क्या होता है? क्यों अभी तो बोल रहे थे सारी चीजें पता है, ये बोल रहे थे पता है, सारी दूसरी चीजें पढ़ते हैं कुछ। देखो इधर लोड कैलकुलेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हम करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकें। करंट की वैल्यू को फाइंड करने से हमको पता ये चलता है कि हमारा जो कंडक्टर है वो किस साइज का इस्तेमाल किया जाना है। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ स्टैंडर्ड साइज हैं। यदि वो वॉटेज नहीं दिया है तो फैन का 60 वाट लेकर चलोगे, फैन को 60 वाट लोगे। यस सर। ठीक है, फैन को आप 60 वाट लेकर चलोगे। इसके बाद में लैंप की बात हो तो लैंप को 60 वाट लेकर चलोगे। सॉकेट की बात हो तो सॉकेट को कई बार 100 भी लिया जाता है, कई बार 60 भी लिया जाता है। तो आप इसको 100 भी ले सकते हैं सॉकेट के लिए और 60 वाट भी ले सकते हैं, क्योंकि सॉकेट का कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहती कि कितना पावर का कोई भी आप डिवाइस कनेक्ट किए दे रहे हो, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा लेकर चलते हैं, 100 लेके चलते हैं। जनरली मैंने यहाँ पर सर सॉकेट को कब 100 लिया जाता है? कभी भी आप इसमें भी 100 ले सकते हो, आपका ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 100 आप यहाँ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ हमने 60 लिया है तो 60 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। 60 यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, तो यदि कोई 100 भी ले रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। तो देखो यहाँ से हमने इसको 60 वाट हो गया, यहाँ से 2 लैंप है तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 120 वाट हो जाएगा। फिर यहाँ 2 सॉकेट, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दिए रहेगा कि इतना ये लगाना है।
तो आपने यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 120, टोटल वोल्टेज कितना होगा 300 हो गया। 120 120 240 240 प्लस 60 300 वाट, ठीक है। 300 पावर इक्वल्स टू 300 वाट आ गया। वोल्टेज आप कोई भी वोल्टेज आप लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड वोल्टेज 250 लेकर चलें और 250 वोल्ट करंट इक्वल्स टू पावर डिवाइड बाय वोल्टेज, तो यहाँ से आपको करंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ से आप पावर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग नियम बरम रहते हैं। ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ से आप? यस सर। ठीक है। फिर इसके बाद में देखो हम यहाँ से ध्यान दीजिए आप सभी, यहाँ पर पावर 300 वाट और 0.5 होने के कारण एक सब सर्किट लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक सब सर्किट का ही इस्तेमाल करेंगे। सब सर्किट में बता दूं क्या होता है कि जब हमारे लोड अधिक हो जाता है, जब लोड पॉइंट अधिक हो जाता है, पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ जाते हैं या फिर वोल्टेज कम में लोड बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम पूरे लोड को मतलब पूरे जो हमारे लोड हैं उनको एक सर्किट से कनेक्शन ना करके उसको हम 2 सर्किट में 3 सर्किट में अलग अलग सर्किट में लोड को बांट देते हैं, ठीक है। तो जब एक सर्किट में सारे लोड कनेक्ट ना करके उनको किन्हीं 2 सर्किट में डिवाइड करके कनेक्ट कर दिया जाए वायर से, कंडक्टर से, तो उसको हम सब सर्किट बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक चीज आप ध्यान में रखना, यदि आप लाइट के लिए वायरिंग कर रहे हो, ठीक है, 2 प्रकार की वायरिंग होती है डोमेस्टिक में, एक लाइट वायरिंग होती है और एक पावर वायरिंग होती है। सुना है नाम आप लोगों ने? तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? क्या टर्म्स एंड कंडीशन? लाइट एंड फैन में 10 पॉइंट होते हैं सर और 800 वाट होते हैं। हाँ, मतलब मैक्सिमम आप 10 पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हो और या फिर आप 800 वाट जो भी हो जाए तो सर्किट इस्तेमाल करोगे। तो जैसे पॉइंट का मान 10 से ज्यादा हो गया या फिर 800 वाट से ज्यादा हो गया लोड, तो उस कंडीशन में दूसरा सर्किट इस्तेमाल करोगे, उसी को ही सब सर्किट बोला जाता है। आया समझ में? अच्छा, ठीक है। यस सर। यहाँ पर 5 पॉइंट ही हैं और यहाँ पर जो वाट है 300 वाट है, मतलब एक ही सब लगाया जाएगा इसमें, ठीक है। एक ही सर्किट में आपका काम हो जाएगा, आप एक ही सर्किट से सारी चीजों को, सारे लोड्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप करंट के लिए यहाँ से 1.2 एम्पियर, मैंने आपको पहले बताया हूँ कि 10 एम्पियर तक की आपको 1/1.40 mm का कंडक्टर इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपका साइज लिखा हुआ या फिर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा हुआ है, 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज कर सकते हैं। यस ठीक है। इसके बाद में आप ध्यान दीजिए, अब पॉइंट लेंथ कैलकुलेशन, ठीक है। अब लेंथ किसकी कैलकुलेट करेंगे? हम केसिंग केपिंग की लेंथ कैलकुलेट करेंगे और हम कंडक्टर्स की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो केसिंग केपिंग की लेंथ, केसिंग केपिंग वायरिंग होती है, पता ना केसिंग केपिंग, आपको पता है केसिंग केपिंग वायरिंग क्या, कौन सी वायरिंग होती है? क्वेश्चन में बोला कि केसिंग केपिंग करना, कंड्यूट ना नहीं बोला है, बैटन भी नहीं बोला है, क्लेट भी नहीं बोला है, इसने बोला है कि आपको केसिंग केपिंग वायरिंग करना है, तो केसिंग केपिंग वायरिंग ही करना है। इसको एक्चुअल में और भी बोला जाए तो इसको वुडन केसिंग केपिंग बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार की वायरिंग में आप जो जहाँ पर कंडक्टर रन करता है उसमें वुडन की पट्टी होती है, पट्टी को वो पहले वॉल पे फिट कर देते हैं गिट्टी लगाकर, और फिर उसके बाद में हम उसमें कंडक्टर्स को फिट करते चले जाते हैं। तो वुडन केसिंग केपिंग होती है, जो आज के समय में अब इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल लकड़ी कटाई में भी रोक लग गया है और हमको मतलब अवेलेबिलिटी भी इसकी अब नहीं है लकड़ी की प्रॉपर वे में, और जो लकड़ी चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है, और ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। आजकल कंड्यूट वायरिंग, पीवीसी कंड्यूट वायरिंग या आयरन कंड्यूट वायरिंग का जनरली इस्तेमाल किया जाता है। सो एनीवे, तो हम यहाँ से केसिंग केपिंग की हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालने के लिए हम जनरली एक वायरिंग लेआउट बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल तो आप नॉर्मल निकाल लोगे, हॉरिजॉन्टल में वायरिंग लेआउट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ से आप निकालो हॉरिजॉन्टल कितना रन कर रहा हमारा केसिंग केपिंग, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आया इस वॉल, ये वॉल से कंडक्टर यहाँ आया, तो ये कितने में सेंटर पे लगा हुआ है, तो ये 3 मीटर आ गया। फिर 3 मीटर के बाद में जो ऊपर सीलिंग पे, छत पे आप देखोगे ना, छत से रन करेगा, सीलिंग पर रन करेगा आपका कंडक्टर, तो ये कितना हो गया, 6 मीटर हो गया।
Yes, sir. तो 6+3 हॉरिजॉन्टल रन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल हमने भी कैलकुलेट किया, हमको वर्टिकल जो रन कर रहा है हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया है। केसिंग केपिंग की हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने Yes, हॉरिजॉन्टल sir. कैलकुलेट किया है। फिर इसके बाद में देखिए आपको जो यहाँ पर वर्टिकल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। आप सेकंड पॉइंट में आप वर्टिकल लेंथ ऑफ केसिंग केपिंग, ठीक है, कैलकुलेट द वर्टिकल लेंथ ऑफ केसिंग केपिंग। तो यहाँ पर देखिए हमने एक वायरिंग डायग्राम बना लिया जो इसमें वर्टिकल डायमेंशन को ये दिखाया है कि वर्टिकल कितना रन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ से मान लो ये छत की हाइट है और ये आपके ग्राउंड लेवल की हाइट है, मतलब ग्राउंड लेवल है और ये छत की हाइट दिखाई दे रहा है। इसकी 3.5 है, ये 0.5 पे नीचे रन करता है कंड्यूट, ये हॉरिजॉन्टल रन करता हुआ दिखाया है, लेकिन ये हमारा वर्टिकल दिखाया गया है। तो जो आपके दीवार पे जो मेन बोर्ड लगा था ये कितने पे लगा है, 1.5 पे ग्राउंड लेवल से लगा होता है। यहाँ तक की हाइट कितनी थी, 3 मीटर थी। तो 1.5 को आप माइनस करोगे तो 1.5 आपको ये वाली हाइट आपको मिल जाएगी, 1.5 वर्टिकल रन कर रहा है। चल गया पता है, ये 1.5 हमने ये 1.5 मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, Yes, sir. ठीक है। फिर इसके बाद में प्लस हमको और क्या लेना है, अब इसके बाद में ये तो वर्टिकल है, इसको तो हमने पहले Yes, sir. सर आवाज नहीं आ रही। हेलो Yes, sir. अभी आ रही है आवाज। अभी आ रही है आवाज, वो कॉल आ गया था मेरा ना। Yes, sir. चलिए, तो केसिंग केपिंग की वर्टिकल लेंथ हम देख रहे थे, तो यहाँ पर हमने 1.5 ले लिया। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे तो देखो ये 3 था, 1.3 आप माइनस कर दो तो 1.7 आपको मिल जाएगा, ठीक है, 1.7 मिल जाएगा। और ये यहाँ पर कंड्यूट के ऊपर, क्योंकि ऊपर भी गया था ना, आपको ध्यान होगा कंड्यूट ऊपर भी गया था, सीलिंग पे गया था, क्योंकि सीलिंग पे भी Yes, आपका रन किया था। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है कि 0.5 हमने यहाँ पर लिखा है और 0.5 एक और हमको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सीलिंग, यहाँ पर तो ठीक है, ये सीलिंग पे यहाँ पे गया होगा और आपको जो दूसरा लैंप लगा था, दूसरा लैंप के नीचे आया होगा, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको भी एक्चुअल में यहाँ पर 0.5 और भी ऐड करना चाहिए, तो यहाँ पर लगभग आता ये 0.5 और भी ऐड हो जाएगा। आप इतना भी छोड़ देते हो, इतना भी करके छोड़ देते हो तो कोई गलत नहीं माना जाएगा, है ना। ठीक है, 0.5 और ऐड होना था। चलिए फिर इसके आगे अपन चलते हैं। यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ केसिंग केपिंग देख लेंगे, तो टोटल लेंथ क्या, वर्टिकल लेंथ प्लस हॉरिजॉन्टल लेंथ ऐड कर देंगे आप, तो 12.7 मीटर आपको मिल जाएगा। लेकिन हम केसिंग केपिंग की लेंथ निकाल रहे हैं, हमको पता है कुछ वेस्टेज चला जाएगा, काटने छांटने में कुछ चला जाएगा, और जोड़ने में जो आगे आप जोड़ोगे उसको केसिंग केपिंग को, तो कई बार ओवरलैप कर जाता है, तो वो भी कुछ वेस्टेज के रूप में चला जाता है, तो हम 10% एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जितना भी आपका कंड्यूट निकला था उसका 10% निकाल लोगे। आपका 12.7 निकला था, इसका 10% ले लो तो 1.27 आपको मिलेगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐड कर दोगे, टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंड्यूट की जो केसिंग केपिंग की लेंथ मिल जाएगी 13.97, मतलब इसको आप 14 मीटर या 15 मीटर आप इसको एक अप्रोक्स लेकर चलो, ठीक है। लगभग हम यहाँ पर 15 मीटर यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ केबल, हमको केबल या कंडक्टर का भी लेंथ निकालना है, कंडक्टर जो हमें इस्तेमाल करना है या केबल जो इस्तेमाल करना है वायर, तो उसकी भी लेंथ हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप केबल की लेंथ निकाल लीजिए, तो जितना भी आपको कंड्यूट केसिंग केपिंग की लेंथ होती है उसका जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ से वायर की केबल की लेंथ निकल जाएगी, क्योंकि 2 फेस के लिए आपको केबल और हमें एक्स्ट्रा कनेक्शन के लिए भी लेना होता है। देखा होगा आप बोर्ड में उसको काट कर और उसको रब करके और फिर उसके बाद में हमको बोर्ड में कनेक्शन भी करना होता है उसी केबल से, पता है ना। तो इसलिए हम 3 टाइम केसिंग केपिंग का एक्चुअल में 2 टाइम ही लेकर 2 टाइम ही लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हमको अर्थ के लिए एक चाहिए और सॉरी एक न्यूट्रल के लिए और फेस के लिए, लेकिन हम 3 टाइम लेकर इसलिए चलते हैं क्योंकि हमको केबल
और भी इस्तेमाल होती है वहाँ पर, बोर्ड में कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, और भी कई बार लूज हो गई, कई बार प्रॉपर वे में ना लगी, तो हमें केबल की थोड़ा सा ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, यस सर। तो यस सर। अभी हमारे पास अभी इस क्लास में 1.5-2 मिनट बचा है, तो मैं चलो दूसरी क्लास आपको ज्वाइन करवाता हूँ, है ना, ये end होने वाली है क्लास, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको कर रहा हूँ, आप फिर से क्लास ज्वाइन करेंगे। यस सर।